हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सीएफएस। सीएफएस होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। राइट ऑन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के दो पार्ट्स हैं। एक है फॉर टेट्राहेड्रल, एक है फॉर ऑक्टाहेड्रल। हम दोनों पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पहले हमें डी ऑर्बिटल्स की शेप आनी चाहिए। हमें डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, देख लीजिए। पहला है डी एक्स वाई। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। डी एक्स वाई ये डी एक्स वाई है क्योंकि हमने एक्स और वाई एक्सेस में बनाया है। अब हम बना रहे हैं डी वाई जेड। आइए, ये हो गया वाई एंड जेड एक्सेस। एक्सेस का एक ही रूल होता है, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई ले सकते हैं। फ्री हैंड बनाने हैं एंड ट्राई करें कि ये बराबर बने। ये आपका डी वाई जेड हो गया। ये हमने एक्स और जेड ले लिया। ये अपने 3 बन गए आपके। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लास्ट है डी जेड स्क्वायर। इसके आसपास सर्कल होता है। सुनिए, ये इसके आसपास सर्कल है। जैसे सैचुरन के आसपास एक सर्कल है, वैसे इसके आसपास भी क्या है? सर्कल है। ये पूरा क्या है? ये भी ऑर्बिटल है। जो डार्क कर रहा हूं ये भी ऑर्बिटल का पार्ट है। इस तरह सर्कल है और ये जेड एक्सेस पे है। दिस इज डी जेड स्क्वायर। जल्दी से इन डायग्राम्स को बना लीजिए। ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब सुनिए, ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल इज अ स्पेस। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। Orbital is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum.
orbital is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Orbital is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. And legend क्या होता है? Legend होता है, it is, लिख लो, legend भी लिखो यहाँ पे. Legend क्या होता है? Legend is an ion or a molecule. Legend is an ion or a molecule which can donate a lone pair. Which can donate a lone pair. नीचे लिखिए. Legend and orbitals are both rich in electrons. Legend and orbital are both rich in electrons, so they can repel each other. So they will repel each other. ऑर्बिटल में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. लीजेंड में भी क्या हैं? रिच इन इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं. दोनों ही एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? रिपेल कर सकते हैं. और रिपेल करते हैं. कर सकते हैं नहीं, करते हैं. अब मेरी बात सुनिए. आप अपने घर से मेरे घर तक आए, हो सकता है आप सड़क से आए हो, रोड से, या रोड से ना आए हो. दो ही पॉसिबिलिटी है ना. या तो आप रोड से आए हैं या आप रोड से नहीं आए हैं. ऐसे जब लीजेंड आता है मेटल की तरफ, तो या तो वो एक्सिस से आ सकता है या वो एक्सिस से नहीं आ सकता. दो ही पॉसिबिलिटी. या तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से आ रहा है, या वो एक्सिस से नहीं आ रहा. लेट अस सपोज वो एक्सिस से आ रहा है. लेट अस सपोज वो किससे आ रहा है? दोनों केसेस हमारे सिलेबस में, एक्सिस वाला भी और नॉन एक्सिस वाला. पहले हम एक्सिस वाला कर रहे हैं. हम ये मान लेते हैं कि वो एक्सिस से आ रहा है. अगर वो एक्सिस से आ रहा है तो वो उन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेगा जो एक्सिस पे हैं. वो उनको रिपेल ज्यादा करेगा जो एक्सिस पे है. अब एक्सिस पे देखो कौन कौन है. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है. एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल कहां है? एक्सिस के ऊपर है. वो अब दो ऑर्बिटल्स को रिपेल करेगा और तीन ऑर्बिटल्स को रिपेल नहीं करेगा. लीजेंड किससे आ रहा है? एक्सिस पे कौन बैठे हैं? कितने ऑर्बिटल बैठे हैं? दो. कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर. तो ये इन दोनों को रिपेल करेगा और तीन को रिपेल नहीं करेगा. ये हमने क्लियर कर दिया. अब ये डी के 5 ऑर्बिटल बनाते हैं. ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा ऑर्बिटल, ये पांचवा. ये 5 ऑर्बिटल. अब लीजेंड कितने ऑर्बिटल्स को रिपेल कर रहा है? तो अब जिनके साथ रिपल्शन होती है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है. रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी, अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी. आपको कोई पसंद नहीं, आप उससे लड़ पड़ेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको गुस्सा आ जाएगा. अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी. अब कोई किसी को अट्रैक्ट करता है, वो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं. गार्डन में जाइए, बड़े कपल बैठे होते हैं, बड़ी अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं.
जब तक तो हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन है तो वो धीरे धीरे बात करेंगे, और जब रिपल्शन शुरू हो गई तो पड़ोसी भी सुनेंगे। हाँ जी, तो अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी, रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। अब कितने ऑर्बिटल्स को रिपेल किया गया? 2, तो 2 की एनर्जी बढ़ गई। क्या नाम था जिनकी एनर्जी बढ़ी? dx² - y²। थोड़ा दोबारा लिख देता हूं, dx² - y² एंड dz²। और कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनके साथ रिपल्शन कम हो रही है? 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई। 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हुई उसका नाम क्या है? dxy, dyz, dzx। अब d के 5 ऑर्बिटल थे, वो डिवाइड हो गए 2 सेट में। 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई है, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है। अब जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हुई उसका नाम रख दिया गया T2g। पंजाबी बोलते हैं ना T2g, गल सुनना, ये T2g है। 2 की एनर्जी बढ़ गई, उन्होंने हाँ जी बोलना था, उन्होंने ईजी बोल दिया। क्या बोल दिया? ईजी। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा नाम क्यों रखा? भैया नाम पे वाई नहीं होता। अब मेरे सामने हर्ष जी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम हर्ष जी क्यों है? जी रख दिया। जो भी नाम के लिए कभी वाई नहीं, नाम के लिए वाई मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं। अब मेरा नाम खुराना सर, राजीव खुराना है, ढूंढते रहिए क्यों रखा भैया, मम्मी डैडी ने रखा, कोई रीजन होगा। हो सकता है मुझे पता हो सकता है मुझे भी ना पता हो। आप भी अपने नाम के साथ चेक कर लीजिएगा। तो नाम के चक्कर में नहीं पड़ना कभी। वाई क्रिएटर्स रखते हैं, उनके क्रिएटर्स ने क्या नाम रख दिया? T2g एंड EG। डी के 5 ऑर्बिटल, लीजेंड आया एक्सिस से, एक्सिस पे कितने ऑर्बिटल थे? 2, तो 2 की एनर्जी बढ़ गई क्योंकि रिपल्शन हुई। 3 की एनर्जी कम हो गई। क्यों कम हुई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर किसी की बड़ी है तो किसी की कम भी होगी। जो बड़ी थी वो थी 0.6 डेल्टा, 0.6 डेल्टा, और जो कम हुई थी वो थी 0.4 डेल्टा। पहले समझिए ऐसा क्यों। कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी है? 2। अब 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ? 1 पॉइंट बढ़ गई। कम कितनों की हुई है? 3 की। कितने कम हुई? 0.4। तो ये भी कितनी हो गई? 1.2। जितनी एनर्जी बढ़ी उतनी एनर्जी कम हो गई। वो कहते हैं एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो क्या लगा दिया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लग गया? अगर आप ये 2 चीजें देखें, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है यहां तक, ये बड़ी रखनी है, लेंथ में ये बड़ी होगी। और ये जो नीचे वाली है
ये कंपैरेटिवली छोटी होनी चाहिए। कैन यू सी 0.6 should be bigger and 0.4 should be smaller। तो आपको क्लियरली फर्क दिखना चाहिए कि 0.6 हमने बढ़ा लिया, 0.4 हमने छोटा लिया। और डेल्टा क्या है? डेल्टा इज एनी यूनिट ऑफ एनर्जी। उन्होंने डेल्टा ले लिया और बॉटम से टॉप तक व्हाट इज द डिफरेंस? 1। तो किसी भी चीज का जो डिफरेंस रखा उन्होंने 1 रख लिया। क्या रख लिया? जैसे प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आई 1 होता है, सॉरी अल्फा 1 होता है, तो ऐसे उन्होंने एक इमेजिनरी यूनिट ले लिया जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में कितना फर्क है? 1 का डिफरेंस। ये जो थ्योरी है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर। तो इसको जल्दी से आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये नीचे वाला नहीं लिखना, ये समझने के लिए था। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। करिए। The legion approaches the metal. The legion approaches the metal through axis. Through axis. Through axis. Comma. The orbitals. Orbital dx square minus y square and dz square, dx square minus y square and dz square are also present on axis and rich in electrons and repulsion will be observed. Which increases the energy. Of these two orbitals by 0.6 delta. 0.6 delta and later known as Eg. Next paragraph में लिखिए the remaining three orbitals dxy, dyz, dzx has no repulsion, has very less repulsions, so their energy decreases. By 0.4 delta. 0.4 delta. Later known as T2G. Full stop. Next paragraph. This splitting of orbitals
is known as crystal field splitting. Crystal field splitting for octahedral, and it obeys law of conservation of energy. It obeys law of conservation of energy. ऑक्टाहेड्रल को अंडरलाइन कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दो चीजों के लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये कौन सी वाली थी? आइए अब हम आपको टेट्राहेड्रल के लिए समझा रहे हैं। वो भी बड़ी सिमिलर होती है, माइन्यूट डिफरेंस है। इधर देखिए, अब हेडिंग लिखिए फॉर टेट्राहेड्रल। For tetrahedral, बच्चे पिछली बार हमने ये अज्यूम किया था कि जो लीजेंड है वो एक्सिस से जा रहा है। अब हम अज्यूम करेंगे वो एक्सिस से नहीं जा रहा। अगर वो एक्सिस से नहीं जा रहा तो वो रिपेल भी किसी करेगा? नॉन एक्सिस वालों को। नॉन एक्सिस पे कौन कौन बैठा है? मैंने डायग्राम बनवा के दिए। 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस पे नहीं बैठे हुए, या जो 3 एक्सिस पे नहीं है। दैट इज dxy, dyz, dzx। कौन कौन से? dxy, dyz। जो बच्चे लेट आए थे उन्हें मैं बता देता हूं, इनके डायग्राम्स भी हमने पढ़ाए थे। अगर आप लेट हो गए होंगे तो हमने ये डायग्राम मिस कर दिए। डायग्राम में क्लियरली मेंशन था, कि ये एक्सिस पे नहीं है। मैं फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप में डायग्राम डाल रहा हूं। जो बच्चे लेट हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं कि ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल की शेप्स क्या हैं, डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, और कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। अगर आप किसी कारण से लेट हैं और आप डायग्राम नहीं देख पाए हैं तो डायग्राम्स को आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं। मैंने दोनों ग्रुप्स में डाल दिया है। तो जो 3 ऑर्बिटल हैं dxy, dyz, dzx, ये एक्सिस पे नहीं है, ये एक्सिस पे नहीं है। और अब लीजेंड भी किससे आ रहा है? नॉन एक्सिस से आ रहा है, इसलिए इसे रिपल्शन ज्यादा मिलेगी। रिपल्शन ज्यादा मिलेगी तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड दे आर नोन एज T2g। और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, दैट इज 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, दैट इज dx square minus y square and dx square minus y square and dz square. It is known as Eg. It is known as Eg. और कितने से कम होगी एनर्जी? कितने से एनर्जी कम होगी? 0.6 डेल्टा। 2 वाला 0.6 होगा और 3 वाला 0.4 डेल्टा।
rest everything is same. I think so you can easily write the theory. बस सिर्फ इसमें क्या लिखना है, एक लाइन लिख लो, Legend is approaching the orbitals. Legend is approaching the metal. Legend is approaching the metal through non-axis. बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा. बाकी बस ये ध्यान रखना, इस बार 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई है. बोलिए, बात समझ आ गई है? कैन यू राइट योरसेल्फ नाउ? ये लिखवाऊं? डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लीजिए. अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, एक बैच पढ़ चुका है, अभी एक बैच ने नहीं पढ़ा, मैं दोनों को करा दूंगा. अगर आपकी हाइब्रिडेशन आ रही है D2sp3 या DsP2, अगर अंदर के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो उसे लो स्पिन कहा जाता है, और अगर D बाद में आ रहा है तो उसको हाई स्पिन कहा जाता है. तो ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, तो जस्ट सुन लो. अगर अंदर के डी यूज हो रहे हैं तो लो स्पिन, और अगर बाहर के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो हाई स्पिन. वैसे हाइब्रिडाइजेशन आर्टिकल में ज्यादा आता है. आइए, ये आर्टिकल फिनिश हो गए, अब हम आगे चल रहे हैं. एक आइसोमर्स है मेरिडिनियल एंड फेशियल. लिखिए, इसे वैसे बोला जाता है FAC and MER isomer. That is FAC and MER. FAC जो होता है उसको बोलते हैं फेशियल, FACIAL फेशियल, और MER जो होता है वो होता है मेरिडिनियल. MER होता है मेरिडिनियल, MERIDIONAL, मेरिडिनियल. अब ये क्या होते हैं सुनिए, बड़ा सिंपल सा है, ये एनसीईआरटी में गिवन है तो एग्जाम में आ सकता है. फेशियल आइसोमर्स एंड मेरिडिनियल आइसोमर्स, ये क्या होते हैं? अब मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. अब यहां मेटल है Fe. टोटल कितनी पोजीशन होती हैं? 6. पोजीशन है. ये 6 पोजीशन है. इस तरह से 6 पोजीशन होती है. मान लीजिए तीन पोजीशन सेम हो जाती हैं, लाइक मैंने यहां लगा दिया Cl Cl एंड Cl. मैंने इन 3 जगह पे Cl लगा दिया है, इन 3 जगह पे मैंने Cl लगा दिया है, बाकी पे कुछ और लगा हुआ है, कोई भी NH2 Br F कुछ भी लगा. अगर 3 चीजें सेम हो जाती हैं, एक पिरामिडल पे और 2 स्क्वायर वाली जगह पे, ठीक है, रियलिटी में ये फेस है. अगर आप ध्यान से देखें, इट इज अ फेस, जस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये फेस है. दिस इज वन फेस. दिस कलर भी कुछ और ले लेता हूं, रेड ले लेता हूं. अगर आप ध्यान से देखें तो ये फेस है. ऑक्टा में कितने फेस होते हैं? डू यू नो ऑक्टा में 8 फेस होते हैं? यस और नो?
ये उन 8 फेसों में से एक फेस है, अगर आप ध्यान से देखें। अगर आपको नहीं पता तो मैं फेस दिखा देता हूं कैसे। ये एक फेस है, तो इसे फेशियल आइसोमर कहा जा रहा है। क्या बोला जाएगा? फेशियल आइसोमर। मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक तरह का, वैसे तो ये रेक्टेंगल है, अगर हम इसे स्क्वायर मान लें, ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक पेन रखा जाएगा। यस सर, हर जी आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर आइए। आप इस बोर्ड को पकड़ लीजिए, ये बोर्ड पकड़ लिया, सीधा रखेंगे। ये मैंने इसके ऊपर पेन रख दिया है, रख दिया पेन। इसके 4 फेस कौन से हैं? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस एंड 4 फेस। अगर मैं इनके चारों जोड़ दूं तो क्या ये पिरामिड बनाएगा? थोड़ा नीचे ले आते हैं। क्या ये पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा? एक इधर से, एक आगे से, एक साइड से और एक इधर से, क्या ये पिरामिड बनेगा? तो व्हाट इज दिस? ये फेस बना कि नहीं बना? ऐसे ये फेस बना कि नहीं? 3 एटम सेम होने चाहिए। इस कॉर्नर का आगे वाला, ये पीछे वाला, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, ये आगे वाला, इधर वाला और ये टॉप वाला। ये अगर तीनों चीजें सेम हो जाएं, समझ आ रहा है? आगे वाला, पीछे वाला, अब इसको भी पकड़ लीजिए, पेन को पकड़ लीजिए। बात को समझिए, ये 2 कॉर्नर्स और ये तीसरा टॉप पे, अगर ये तीनों सेम हो जाएं तो ये क्या आ जाएगा? फेस बन जाएगा। तो अगर ये 3 चीजें सेम है तो इसे फेशियल आइसोमर्स कहते हैं। बोलिए, समझ आया है? हमने अभी जो दिखाया, हमने नीचे से दिखाया था। अगर हम इसको नीचे ले लें, पकड़िए, अगर ये दोनों, आगे वाला और पीछे वाला और इधर ये नीचे वाला, इसको ऐसे जोड़ दें तो ये क्या बनेगा? फेस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसको क्या बोला जाता है? फेशियल आइसोमर। क्या बोला जाता है? तो जल्दी से आपने इसको बनाना है, फेशियल आइसोमर को। मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब आपको समझ आएगा डायग्राम? सर डायग्राम समझ आया है? तो ये फेशियल आइसोमर बनाइए। अब है, ये तो था फेशियल आइसोमर। अब हम करने लगे हैं मेरिडियनल आइसोमर। अभी मेरिडियनल ये तो है, इसे शॉर्टकट में FACP भी कहते हैं, FACP। अब मैं आपको मेरिडियनल समझा रहा हूं। अब देखिए, फिर मैंने FE लिया, अब मैंने NO2 लिए, मतलब स्केयर प्लेनर की चार पोजीशन थी, उनमें से 3 में क्या ले लिया? NO2 और एक यहाँ पे कुछ और ले लिया, इधर लिया, इधर। अगर आप ध्यान से देखें, ये 4 राइट लेते हैं। ये स्केयर एक इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी स्केयर है ये, ठीक है? और इसमें से 3 पोजीशन किसके पास हैं? ये कलर लेते हैं येलो, लाइट कलर इसलिए लेते हैं, बस सर रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
अगर स्केयर के तीन पार्ट्स पे कौन आ जाए, सेम चीज आ जाए, तो वो क्या बन जाएगी, वो किस में चले गया, वो उसे क्या बोलेंगे, मैरिडियन। आपको समझ आ रहा है ये तीन कौन से हैं? तो अब ये मैरिडियन, ये कौन सा है, मैरिडियन। सर कुछ नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्या करोगे, व्हाट आर फेशियल आइसोमर, व्हाट आर मेरिडियनियल आइसोमर्स, एनसीईआरटी में डायग्राम बना के समझाया हुआ है, छोड़ दीजिए, 1 नंबर गया। करिए जल्दी से, नोट करिए से, राइट डाउन, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पहला, it is used, it is used to check the hardness, it is used to check the hardness of water, it is used to check the hardness of the water by titration, इसी के साथ है सर, by titration with Na2EDTA, EDTA तो आपको मालूम है ना, तो सोडियम इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिडाइन से टाइट्रेशन करके हम पानी की क्या चेक कर सकते हैं, हार्डनेस। दूसरा, it is used for the extraction of, it is used for the extraction of gold and silver, gold and silver, next level, it is used in qualitative and quantitative analysis, it is used in quantitative and qualitative analysis, it is used in metallurgical process, it is used in metallurgical processes like purification of nickel, by forming NiCO 4 times, close the bracket, NiCO 4 times, it is used in the purification of metals like nickel, it is used in metallurgical processes for the purification of metals like nickel by formation of NiCO 4 times. It is used in, it has a great importance. It has a great importance in photosynthesis, chlorophyll, hemoglobin, photosynthesis, chlorophyll, hemoglobin, vitamin B12, ब्रैकेट में डाल दो, बायोलॉजिकल यूज, ये क्या था, ये सारे के बायोलॉजिकल यूजेस हो गए। It is used in
used in catalyst. It is used in catalyst. PH3P thrice RHCl. ये कैटलिस्ट आपको लिख लीजिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर। लिख देता हूं, it's WILKINSON, विल्किंसन कैटलिस्ट। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट? तो मैंने तो एनसीईआरटी से उठाया। आर यू गेटिंग इट? पीएच फिनाइल को यूज कर रहा है, पी फास्फोरस हो गया, आरएच इज द एलिमेंट, सीएल इज दिस अ कंपाउंड, इट इज नोन एज व्हाट? विल्किंसन कैटलिस्ट। वो चार कैटलिस्ट के अलग अलग फॉर्मूले दे देगा और पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट। इसकी ब्रैकेट में लिखो, इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। It is used in hydrogenation alkene. It is used in photography. It is used in photography to develop films. फिल्म्स। आपने वो मूवी की वो देखी है, फिल्म्स होती हैं वो नेगेटिव वाली। आजकल तो क्या होता है, फोटो खींचते हैं डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, प्रिंटर्स लगे हुए हैं, डायरेक्ट फोटोज निकलती हैं। पहले फोटो खींची जाती थी, नेगेटिव डेवलप होता था, नेगेटिव डेवलप हो गए, उसका फिर पॉजिटिव फोटोग्राफ को कहा जाता था। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कोई नेगेटिव दिखाइए पुरानी फोटोग्राफ का, तो आपको नेगेटिव्स दिखाएंगे। वो नेगेटिव डेवलप होते थे, उसके अंदर क्या यूज होता था? एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड यूज होते थे, वो उन्होंने बताया। तो ये थी एप्लीकेशंस। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो लिख लो। वैसे ये सिलेबस से बाहर हो चुकी है, बट एग्जाम में आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आइए पहले लिखेंगे, what are metal carbonyls? What are metal carbonyls? When metal make direct bonding with carbon monoxide molecules, that is called metal carbonyls. That is called metal carbonyls. अब जैसे ये है NiCO4 टाइम्स, अब यहाँ पे मेटल किससे डायरेक्टली अटैच्ड है? FeCO5 टाइम्स। मेटल किससे अटैच हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये क्या बन गए? मेटल कार्बोनाइल्स। क्या बन गए? नेक्स्ट है what are organometallics? What is organometallics? And types of organometallics. लिखो आंसर। When metal has a direct bonding with
carbon. When metal has a direct bonding with carbon, when metal has a direct bonding with carbon, they are called organometallics. They are of two types. Sigma bonded organometallics or pi bonded organometallics. Sigma bonded organometallics and pi bonded organometallics. अब लिखो sigma bonded organometallics. When metal is directly attached to carbon, when metal is directly attached to carbon, metal is directly attached to carbon through sigma bond, through sigma bond, through sigma bond. Example, CH3 MgBr. ऐसे वैसे वर्टिकल बना लो तो बेटर है, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कार्बन के साथ मैग्नीशियम जॉइंट है, मेटल किससे अटैच है। वैसे तो हॉरिजॉन्टल में लिख लो, टीचर को तो पता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ नहीं है, या ऐसे लिख लो CH3 MgBr। क्या होते हैं Grignard reagent? You know that? What is Grignard reagent? RMgX। ये Grignard reagents है। एक और लिख लो PbC2H5 4 times। इसको बोलते हैं टेल, TEL। What is टेल? टेट्रा इथाइल लेड। पेपर में फुल फॉर्म आ जाती है टेल की, टेट्रा इथाइल लेड। पहले ये पेट्रोल में डाला जाता था, पेट्रोल आवाज कम करे, आवाज कम करने को बोलते हैं एंटी नॉकिंग रिएजेंट, एंटी नॉकिंग रिएजेंट, एंटी नॉकिंग रिएजेंट। पर क्योंकि इसके अंदर लेड था तो लंग कैंसर आना शुरू हो गया, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। आजकल अनलेडेड पेट्रोल बिकता है, पहले गवर्नमेंट लेड डलवाती थी। ये पेट्रोल में डालने से आवाज कम करता था, और पेट्रोल अगर आवाज कम करे तो पेट्रोल अच्छा माना जाता है। सर आपका पड़ोसी सुबह मोटरसाइकिल ऑन कर रहा है, घूम 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 कर जा रहा है, आगे कहने कम है मोटरसाइकिल रखा हुआ है, अगर वो आवाज ही नहीं कर रहा तो आप क्या कहेंगे, यार पता ही नहीं चलता, आवाज ही नहीं होती, बहुत साइलेंट है। तो पेट्रोल वही अच्छा होता है जो आवाज कम करे। तो गवर्नमेंट उसके अंदर केमिकल्स डालती है। पहले उसमें क्या डालता था, टेल। टेल से आवाज तो कम हो रही थी पर लंग कैंसर बढ़ना शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। उससे लंग कैंसर कम हुआ। तो वो क्या था, टेल। टेल इज व्हाट? टेट्राइथाइल लेड। It is known as what? Anti-knocking reagent. What is anti-knocking reagent? जो आवाज कम करे। ये देखिए सारे मेटल किससे अटैच है, कार्बन से, थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो समझ आया है। अब लिखो pi bonded organometallics, pi bonded organometallics, pi bonded organometallics. These are those compounds in which metal is attached to
metal is attached to carbon through pi bond, through pi bond. अभी देखो फेरोसीन, इसे बोलते हैं फेरोसीन। जो Fe है वो अंदर रिंग के साथ अटैच्ड है, ध्यान से, बॉन्डिंग या रिंग तक जानी चाहिए, रिंग को टच करना चाहिए। और ये बेंजीन नहीं है, ये देखो 5 वाला है, 1 2 3 4 और ये 5, ये ऐसे है। इसके साथ क्या लगा हुआ है? Fe। फिर एक और ये रिंग के साथ लगा है और ये 5 वाला है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये 5 वाले, इसको बोलते हैं फेरोसीन। क्या बोलते हैं? इधर देखिए, इसका फॉर्मूला Fe ब्रैकेट स्टार्ट। सर इधर देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आती है। Fe स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ईटा। ये जो Fe है किससे अटैच्ड है? रिंग से। रिंग कितने कार्बन पे लगी है? 5 पे, तो हम लिखेंगे ईटा 5। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ ईटा। मेटल कितने कार्बन, मेटल अटैच हो गया रिंग से, रिंग कितने से अटैच है? 5 कार्बन से, तो वो ये बता रहा है कि मेटल 5 कार्बन से अटैच है। ईटा विल टेल कि मेटल कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। कितने से अटैच है? 5 से। और ये क्या आ गया? C5H5। कितनी बार? 2 बार, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ ईटा। बेटा बात समझ आ रही है? एक और कंपाउंड होता है Cr, ये रिंग से अटैच है, ऊपर बेंजीन है। बेंजीन में 6, Fe के साथ 5 थे, अब कितने हुए? 6। अब इसको बोलते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम। क्या बोलते हैं? डाइबेंजीन क्रोमियम। क्या फॉर्मूला होगा इसका? क्रोमियम ईटा 6 C6H6 ट्वाइस क्लोज द ब्रैकेट। इसका नाम क्या है? डाइबेंजीन क्रोमियम। क्या है? चले आगे। 2 मिनट का रह गया चैप्टर, 2-4 मिनट का कर लो सारा। चले बेटा आगे, थोड़ा जल्दी से करना पड़ेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ज़ेजियस सॉल्ट। इसमें लिख लीजिए ZEISES। ज़ेजियस सॉल्ट। अभी होता है K स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, प्लैटिनम के साथ 3 Cl है और CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये डबल बॉन्ड को टच करना चाहिए, काट मत देना डबल बॉन्ड को, एक बॉन्ड को सिर्फ टच करेगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? K स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट PT Cl3 को चाहे बाद में लिख लेना, फिर ईटा 2 C2H4 क्लोज द ब्रैकेट Cl3 एंड देन क्लोज। बोलो समझ आ रहा है?
कि ऐसा लग रहा है मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा है। एक और चीज है, कहते हैं तो बता देता हूँ, नहीं तो टेस्ट में डाल दूंगा, बोलो, या नाम बता देता हूँ, ढूंढ लेना, टेस्ट में पक्का डालूंगा। 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं, नाम बताता हूँ, कर लेना, बड़ा छोटा सा है, 3 नंबर में डालूंगा टेस्ट, जो छोड़ गया वो रह जाएगा, कर लो फिर। और ये सिलेबस में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, एनसीईआरटी में भी है। रब कर दो इसे, वो है EAN। EAN की फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या है? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बोलो, कर लोगे? करवा दो, लिख लो, तो अपना नाम भी आई कार्ड से देख के लिखते हो, आया ना? यस सर। लिखो, इसका फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स as number of electron accepted in lone pairs minus oxidation number क्लियर? अभी देखो एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूं, FeCN6 3 नेगेटिव। अब इसमें Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो तुम्हें निकालना आता है, +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अब मुझे EAN निकालना है। EAN हमेशा ही सेंट्रल मेटल का होता है। किसका होता है? सेंट्रल मेटल आयन। Fe का एटॉमिक नंबर 26। कितना होता है? कितने लोन पेयर लिए? 6 लोन पेयर लिए हुए हैं, तो 6 × 2 12 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कितना बना? 38 माइनस 3 दैट इज 35। तो समझ आ गया? तो ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के आउटटेक्स में 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे दिए हुए हैं, तो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बोलो, समझ आ गया? ओके, तब तक आप एक और निकालो, मैं दे देता हूं, हटा दो इसे। चलो आप नीचे NiCO 4 टाइम्स, इसका EN निकालिए।